हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के अंतर्गत एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। एसोसिएशन मतलब समिति, इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था, मतलब समिति और संस्था के बारे में पढ़ेंगे। और बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीके से हम दोनों के बारे में, समिति क्या है और संस्था क्या है, उसको हम समझेंगे। पहले हमें ये बेसिक एकदम समझ लें, तब इससे संबंधित और भी डिटेल में जो हम पढ़ेंगे बाद में तो हमें याद रहेगा। अगर हम सीधे यूं ही पढ़ते रहें, ऐसे ही इसके क्वेश्चन कर लें, एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन पढ़ लें, तो फिर से हम भूल जाएंगे जब तक हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम बेसिक तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे समिति और संस्था में से पहले समिति के बारे में। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति क्या है? समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है जो समिति है वो मनुष्यों का एक समूह है जो किसी न किसी एक सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। जैसे देखिए, कहीं कोई भ्रष्टाचार हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार समिति बना देती है। तो इस तरीके से उसमें लोगों की लिमिटेड संख्या होती है, उनका कोई उद्देश्य है किस काम के लिए बनाई गई है, और जो उसमें व्यक्ति होते हैं उनकी भी कुछ योग्यता होती है, किसी को भी नहीं ऐसे उसका मेंबर बना सकते हैं। तो ये होती है समिति। आगबर्न एवं निमकाफ के अनुसार देखते हैं ये समिति की परिभाषा क्या बताते हैं। आगबर्न एवं निमकाफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो आगबर्न निमकाफ कहते हैं समिति जो है एक संगठन है जो प्रायः कोई विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। उसका उद्देश्य है जो अपने उसके सदस्य हैं उसके सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो ये तो आगबर्न एवं निमकाफ का था। ज़रूरी नहीं कि हर एक की जो डेफिनीशन है आप याद करें, कई डेफिनीशन है समिति की, तो ये दो हमें सरल सी लगी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए समिति की विशेषताएं क्या हैं, है ना, कैसे समझेंगे कौन समिति है या समिति की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। आप उनके बारे में डिटेल में लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर है व्यक्तियों का समूह। जो समिति है वो व्यक्तियों का समूह है। हाँ, तो सही है। समिति में मेंबर्स होते हैं, उनकी कुछ क्वालिफ़िकेशन होती है, वही मेंबर बनते हैं, हर एक कोई नहीं बन सकता उसका मेंबर। तो व्यक्तियों का एक समूह होता है समिति, ठीक है। नंबर 2, निश्चित उद्देश्य। तो सही बात है, समिति का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है, किस पर्पज़ के लिए वो समिति बनाई गई है। तो एक निश्चित उद्देश्य होता है समिति का जिस कार्य को करने के लिए, जैसा पहले भी बताया गया, कोई एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जैसा कि बताया है ना मैकाइवर पेज ने। नंबर 3, विचार पूर्वक स्थापना। सही बात है, इसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है, यूँ ही अचानक नहीं समिति बना ली जाती है। कोई काम पर्पज़ होता है, कोई उद्देश्य होता है तभी बनाई जाती है। एक निश्चित संगठन। तो हर एक जो वो है उसका एक निश्चित संगठन होगा, है ना, उसका कुछ नियम होगा, रूल रेगुलेशन होगा, उस तरीके से वो समिति बनाई जाएगी। किस पर्पज़ के लिए है ना, जैसे आर्थिक समितियाँ होती हैं ना, संवैधानिक समिति, आर्थिक समिति, है ना, ऐसा आप पढ़ते हैं पॉलिटी में, राजनीति विज्ञान में, उनमें मेंबर्स की संख्या भी निश्चित होती है। तो एक निश्चित संगठन होता है। नंबर 5, नियमों पर आधारित। तो कुछ उसके नियम उपनियम होंगे, उसी के तहत वो बनाई जाएगी। नंबर 6, ऐच्छिक सदस्यता। उसकी सदस्यता जो है वो ऐच्छिक है, वो कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि परिवार है तो परिवार के हम सदस्य हैं, तो वो तो ऐच्छिक नहीं है। वहाँ एक तरीके से परिवार में तो हम हैं ही, तो यहाँ पे ऐच्छिक सदस्यता है इस समिति की। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि उसके आप मेंबर बने ही रहें, आपकी इच्छा है तो है, नहीं तो नहीं। नंबर 7, अस्थायी प्रकृति। जो समिति है उसकी प्रकृति अस्थायी होती है, परमानेंट नेचर में नहीं होती है ये। जब उसका कार्य पूरा हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो वो डिजॉल्व हो जाती है। औपचारिक संबंध, मतलब इसमें जो लोगों में आपस में संबंध हैं वो सिर्फ फॉर्मल होते हैं, फॉर्मेलिटी, जिस कार्य के लिए वो हैं
उस कार्य से संबंधित उनके वो संबंध होते हैं। ये नहीं कि वो एक दूसरे से फैमिली रिलेशंस हों या अनौपचारिक संबंध हों, ऐसा नहीं है, सिर्फ औपचारिक संबंध होते हैं उसमें। नंबर 9 काफ़ी ज़रूरी, साध्य ना होकर साधन है ये, मीन्स एंड नॉट एन एंड। मीन्स ये मीन्स है, एंड नहीं है, मतलब ये कोई मंजिल पाने के लिए एक रास्ता है, मंजिल नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये साध्य है, साधन नहीं है। समिति और संस्था जो है आपस में जो है उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। समिति और संस्था हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से ये संबंधित हैं। दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, संस्था के बारे में नहीं पढ़ा कुछ। जबकि संस्था क्या है? इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कुछ नियम और कार्य प्रणाली एक बनाई जाती है, व्यवस्था। जो समिति है वो व्यक्तियों की समूह है और जो समिति के कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ काम के लिए बनाई जाएगी, तो उसके लिए कुछ नियम और कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। तो वो जो नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था है वही है एक तरीके से संस्था। संस्था क्या है? उसी नियम और कार्य प्रणाली जो है उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम और कार्य प्रणाली की जो व्यवस्था है वही है संस्था। तो आगे देखते हैं दोस्तों। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जो संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। मतलब जो संस्था है कोई, वो किस तरीके से कार्य करती है, वो जो कार्य करती है वो उसके जो कार्य करने का तरीका, कार्य प्रणाली है, वो समाज द्वारा मान्यता है उसको। जैसे विवाह क्या है? एक संस्था है। तो जो विवाह में रीति रिवाज कार्य होता है तो वैसा रोज़ तो नहीं होता है ना, वो विवाह के टाइम ही वैसा होता है और उसकी सब समाज में मान्यता है। अदरवाइज़ नहीं तो जो कार्यक्रम होते हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन समाज द्वारा मान्यता है इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कहता, वो हम विवाह पूरा हो जाता है। सब में अलग अलग तरीके से विवाह होता है, जातियों में विवाह एक संस्था है। तो जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को संस्था कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये बात क्या पीजीटी 2019 में, कि जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई है उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को संस्था कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं समिति और संस्था एक दूसरे से कितने क्लोजली रिलेटेड है, आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। यानी समिति क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है और वो व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई नियम कानून कार्यप्रणाली बनाएंगे, तो वही नियम कानून कार्यप्रणाली जो है वो कहलाती है संस्था। उदाहरण के लिए आप देखिए, परिवार एक समिति है। परिवार क्या है? एक समिति है। जैसे परिवार में व्यक्तियों का समिति क्या होती है? व्यक्तियों का समूह। तो परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण, ये सब। जो परिवार एक समिति है उसके लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण। तो इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जो कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी वो क्या है? वो विवाह नामक एक संस्था है जिससे ये लक्ष्य पूरे होंगे। जो कार्य प्रणाली होगी, विवाह किया जाएगा तब ये सब विवाह हो जाएंगे, तो आपकी यौन इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, संतानोत्पत्ति भी होगी, उसके बाद बच्चे भी पालन पोषण किए जाएंगे। तो परिवार जो एक समिति है और उसकी जो मुख्य लक्ष्य हैं उनको पूर्ति करने के लिए विवाह एक संस्था है। और देखते हैं दोस्तों आगे, महाविद्यालय का एक एग्जाम्पल है। महाविद्यालय एक समिति और संस्था दोनों ही है। हाँ, तो सही बात है, महाविद्यालय एक समिति और संस्था दोनों ही है। तो महाविद्यालय में समिति कैसे है? भाई महाविद्यालय में क्या है? वहाँ पे छात्र हैं, टीचर्स हैं और अदर वर्कर्स भी हैं, वो सब मिलके व्यक्तियों का समूह है।
तो इस तरीके से महाविद्यालय एक समिति है और उनके आपस में वहाँ पे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। परीक्षा की कोई प्रणाली होगी, पढ़ाने की पद्धति होगी, कुछ नियम कानून होंगे उस महाविद्यालय को चलाने के लिए। तो वो सारी कार्यप्रणाली वो एक संस्था है उस समिति को चलाने के लिए, यानी महाविद्यालय जो समिति है एक, उसको चलाने के लिए जो कार्यप्रणाली, नियम कानून, अनुशासन ये सब है, वो एक संस्था है। तो महाविद्यालय को समिति और संस्था दोनों ही कह सकते हैं। आप इसको याद रखना, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग देखते हैं संस्था। संस्था क्या है? संस्था की मैकआवर एंड पेज ने क्या डेफिनेशन दी है? संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप और अथवा अवस्था को कहते हैं। तो मैकआवर पेज कहते हैं संस्थाएं क्या हैं? जो सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली जो है के स्थापित स्वरूप को, अवस्था को कहते हैं, है ना। मतलब जो हम सामूहिक क्रिया करते हैं वो पहले से समाज में स्थापित है, कार्यप्रणाली वो स्थापित है, उसी को संस्था कहेंगे। कोई नए तरीके से अलग अजब गजब तरीके से कोई काम करेंगे तो वो संस्था के अंतर्गत वो कार्यप्रणाली नहीं आएगी। मतलब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, स्थापित है वो कार्यप्रणाली। जैसे विवाह, है ना, अगर हम कोई दूसरे तरीके से विवाह करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको समाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार कहा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कि इस प्रकार समिति क्या है? मूर्त है, और जबकि संस्था अमूर्त है। तो इसको क्यों कहते हैं समिति मूर्त और संस्था अमूर्त? मूर्त का मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकें, छू सकें, वो चीज़ें मूर्त। अमूर्त क्या है? अमूर्त वो चीज़ें जिन्हें हम ना देख सकें और ना छू सकें, सिर्फ महसूस करते हैं, है ना, फीलिंग्स वगैरह। तो इस प्रकार समिति में क्या है? व्यक्तियों का समूह है जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। समिति में व्यक्तियों का समूह, तो इसलिए वो मूर्त है। और संस्था क्या है? वो नियम कानून कार्यप्रणाली है। तो नियम कानून कार्यप्रणाली को हम देख नहीं सकते हैं, उनको लागू करके हम महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए संस्था है अमूर्त। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है ना, या इसके बारे में एक्सप्लेन करने को BA MA या कहीं हायर एग्जामिनेशंस में आ सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए कि समिति मूर्त है और संस्था अमूर्त। इसी कारण हम लोग जो है समिति के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के, है ना। संस्थाएं तो कार्यप्रणाली और नियम हैं, और जो समिति है वो व्यक्तियों का समूह। इसलिए हम किसके सदस्य होंगे? हम हमेशा समिति के सदस्य होंगे। वी बिलोंग टू एसोसिएशंस एंड नॉट टू इंस्टीट्यूशंस, है ना। ये सही है ना कथन कि गलत है? सही है। हम एसोसिएशन यानी समिति से ही बिलोंग करते हैं, इंस्टीट्यूशन से नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, संस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो संस्था की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, नंबर 1, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। जो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था है समाज में, मतलब जो कार्य करने की प्रणाली है पूरी वो है, उसमें संस्था जो है एक इकाई के रूप में कार्य करती है ना। अब मतलब कोई एक संस्था जो है सारे कार्य तो नहीं कर लेगी ना। विवाह एक संस्था तो वो विवाह संबंधित कार्य करेगी। इसी प्रकार महाविद्यालय एक संस्था है तो वो पढ़ाई लिखाई, अनुशासन, है ना, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगी। ऐसे ही हर एक समिति और संस्था अलग है। तो हैमिल्टन ने कहा संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है ना। मतलब सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा, मतलब सामाजिक रीति रिवाज एक जगह एक क्लस्टर रूप में है, उसको गुच्छा कहा है हैमिल्टन ने। तो संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा, यानी कि जो संस्था है, कार्यप्रणाली है, वो सामाजिक रीति रिवाज ही तो हैं। विवाह एक तरीके का सामाजिक रीति रिवाज है। कब से विवाह चालू हुआ होगा, शुरू में कैसे कैसे हुआ होगा, धीरे धीरे वो एक कार्यप्रणाली डेवलप हो गई। तो अभी हम देखते हैं आगे कि संस्था का विकास कैसे होता है। नंबर 2, अधिक स्थायित्व। संस्था जो है अधिक स्थायी होती है। ये नहीं कि समिति की तरह काम हो गया तो उसका विघटन हो गया। ये जैसे जाति व्यवस्था और विवाह, ये संस्था का रूप है। ये अभी भी बनी हुई है, सदियों से हैं, अभी भी बनी हुई हैं। नंबर 3, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। इस संस्था के जो एक या अनेक कई जो है स्पष्ट उद्देश्य हैं, जैसे विवाह में ही देखा आपने, है ना, यौन संतुष्टि, है ना, और इसके अलावा था
यौन संतुष्टि और बच्चों का पालन पोषण, ये है ना 2 जैसे हो गए, ऐसे ही हर एक के होंगे कुछ न कुछ, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं इसके संस्था के। नंबर 4 सांस्कृतिक उपकरण, तो ये सांस्कृतिक उपकरण की भी तरह भी कार्य करती है। तो सांस्कृतिक उपकरण की तरह कैसे कार्य करती है ये दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सांस्कृतिक उपकरण इस तरीके से है कि प्रत्येक संस्था में कुछ भौतिक उपकरण होंगे, है ना, जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में भवन है, फर्नीचर, औजार, मशीन, संस्था के भौतिक और विचार, आदर्श, मूल, कार्य प्रणाली, ये अभौतिक उपकरण है ना। तो जैसे हिंदू समाज में है ना, होम होता है, वेदी, मंडप, कलश, धूप, चावल, जप, मंत्र, ये सब क्या है, भौतिक अभौतिक तत्व है ये सब, ये सांस्कृतिक उपकरण है संस्था के। नंबर 5 प्रतीक, तो प्रतीक देखिए आप, जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक मीन्स सिंबल, जैसे प्लस प्रतीक होता है, तो ये चर्च का ओम, आर्य समाज का मंगल कलश, विवाह का, ये सब, तो ये प्रतीक हैं जो संस्थाओं में, तो एक कोई पर्टिकुलर संस्था को, जैसे मंगल कलश बना है तो समझ आते हैं ये विवाह का है ना, विवाह का प्रतीक है, प्लस चर्च का ओम, आर्य समाज हिंदू का। तो इसी तरीके से इसकी खासियत होती है परंपरा। तो परंपरा में क्या है, परंपराएं जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, वही धार्मिक संस्कार आदि होते हैं, वो परंपराएं होती हैं जो एक संस्था का ही रूप ले लेती हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी विशेषताएं हैं इसकी, जैसे एक विचार, है ना। तो क्या होता है, संस्था जो है क्या है, पहले शुरुआत में प्रथम आवश्यक तत्व क्या है इसकी, विचार। मनुष्य के मस्तिष्क में आएगा तो कार्य करने के लिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में कोई विचार उत्पन्न होगा पहले, वही धीरे धीरे आगे चल के संस्था का रूप लेगा। विशिष्ट उद्देश्य, नंबर 2 विशिष्ट उद्देश्य, तो हमारे अंदर विचार आया है, कोई आवश्यकता होगी तो उसका कोई न कोई हमारा उद्देश्य होगा, तभी तो आया ऐसा। फिर संरचना, नंबर 3 संरचना, तो प्रत्येक संस्था की अपनी की एक संरचना होती है ना। तो जैसे विवाह ही एक संस्था आप समझ लीजिए है, तो हिंदू धर्म में विवाह की संस्था अलग रूप है ना, मुस्लिम में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, तो उसकी संरचना अलग होती है। नंबर 4 अभिमत एवं अधिकार, मतलब सैंक्शन एंड अथॉरिटी। अभिमत एवं अधिकार मतलब सैंक्शन एंड अथॉरिटी। तो संस्था का जो आवश्यक तत्व है, समूह या समाज में उसको अभिमत प्राप्त हो, स्वीकृति हो, वो तभी तो मानी जाएगी। और स्वीकृति के आधार पर संस्था को जो समाज है कुछ पावर देता है ना। अगर अभिमत है उसकी, मतलब वो मान्य है समाज में, तो उसको कुछ न कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे विवाह ही एक संस्था है, तो वो समाज में मान्यता प्राप्त है और उसको कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त है विवाह को। आप ऐसे ही किसी को लिवा लाइए, घर में रख लीजिए वाइफ बना के, तो समाज बुरा मानेगा। उसको विवाह के रीति रिवाज के थ्रू लेके आएंगे तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 6 स्थायित्व, तो जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये स्थायी नेचर की होती हैं। और उसके अलावा प्रतीक तो देख ही चुके हैं हम लोग, तो संस्थाओं का कि प्रतीक होता है कोई न कोई जो उसको सिंबलाइज के रूप में उसको प्रदर्शित करता है। जैसे नहीं, मंगल कलश विवाह का, ओम हिंदू का, इसी तरीके चांद सितारा मुस्लिम का। नंबर 7 है विरासत यानी हेरिटेज। तो ये जो हमें संस्था है जो उसका रूप हो जा है तो होता है स्वीकृत एक कार्य प्रणाली होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। वो संस्था आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसीलिए वो स्थायी रूप है उसका। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि संस्था का विकास होता कैसे है ना। संस्था एक कार्य प्रणाली है, नियम है, तो ऐसे तो सीधे नहीं बना देंगे ना हम लोग। पहले वो समाज में स्वीकृत कैसे होंगे, मान्य कैसे होंगे, तो उसके लिए है क्या, कैसे बन जाती कोई आइडिया या विचार जो है वो संस्था कैसे बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए सार रूप में है संस्था का विकास। तो पहले तो क्या होगा, हमारी आवश्यकता पूर्ति संबंधित एक उपाय आएगा हमें, हमारी जो आवश्यकता है तो एक कोई हमारे विचार आएगा मन में, आइडिया आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा कि हमें ये ज़रूरत है, तो उसके लिए उसको करने के लिए हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, अगर हमने उस आइडिया को फलीभूत किया, लागू किया, तो उससे हमारा अगर वो आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, तो वही क्रिया की पुनरावृत्ति बार बार करेंगे,
जब वो उस तरीके की आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी वही क्रिया की पुनरावृत्ति बार बार करेंगे तो वो हमारी व्यक्तिगत आदत बन जाएगी, यानी आइडिया क्या बन जाएगा, आदत। फिर जब आदत आपकी बन जाएगी तो वो बन जाएगी सामूहिक पुनरावृत्ति। मतलब जो आपकी आवश्यकता थी, अगर आपने कोई एक अपने उपाय ढूंढा, उससे आप उसकी उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं, तो बार बार आप उस तरीके की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। तो समाज में ऐसा तो है नहीं आपको उस चीज़ की आवश्यकता है तो दूसरों को नहीं होगी उस चीज़ की। तो जब दूसरों को आवश्यकता होगी तो आप वो देखेंगे कि आप उस चीज़ को कैसे पूर्ति कर लेते हैं। तो जो आप जिस तरीके से कर रहे थे, व्यक्तिगत आदत क्या है, वो सामूहिक पुनरावृत्ति बन जाएगी, सब लोग उसी तरीके से करेंगे। जब सामूहिक पुनरावृत्ति बन जाएगी तो वो हो जाएगी जनरीत, लोगों की रीत हो जाएगी, तो उसको कहेंगे जनरीत। यानी पहले विचार आया, फिर आदत, फिर जनरीत। अब जब जनरीत है तो उसमें सामूहिक अनुभव जुड़ गया, सब लोग करने लगे, तो उसको मान्यता मिल जाएगी, लोग उसको मान्यता दे देंगे कि ये इस तरीके का उद्देश्य है, इसकी पूर्ति के लिए इस तरीके से ये करना है, ऐसे किया गया। मान लीजिए विवाह ही है, कभी शुरुआत हुई होगी तो उसमें सब लोग शामिल हुए तो एक मान्यता देती, वरना है क्या, कुछ नहीं है। कुछ अलग तो हमारा बदलाव नहीं हो जाता है। अगर आप ऐसे ही किसी के साथ रहने लगे और संतानोत्पत्ति करें तो समाज में बुरा माना जाता है। लेकिन एक विवाह नामक संस्था के थ्रू आप ये जो सारे क्रियाक्रम रीति रिवाज फॉलो करके करें तो कोई बुरा नहीं मानता है। आपको वो एज अ पति पत्नी लोग सब लोग देखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो फिर बन जाएगी अनुभव, मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो वो बन जाएगी प्रथा। फिर प्रथा को जो है समूह की स्वीकृति हो जाएगी, और जब उसमें जन कल्याणकारी भावना आ जाएगी, है ना, और प्लस बाध्यता भी हो जाएगी। जब प्रथा, जो समूह की प्रथा जो है, अब प्रथा जब बन गई तो यानी कि समूह की स्वीकृति हो गई, और उसमें जन कल्याणकारी भावना भी है। मतलब जैसे विवाही एक संस्था है, तो जब वो प्रथा के रूप में बाद में समूह की स्वीकृति हो जाएगी तो विवाह के द्वारा एक जन कल्याणकारी भावना भी है, जिससे आसानी से समाज में कोई भी विघटन ना हो, समाज में किसी तरीके का विद्रूप रूप ना धारण करे, है ना, समाज स्मूथली रन करता रहे। तो जन कल्याणकारी भावना है, प्लस बाध्यता भी है कि शादी करनी है ना, तो ऐसा भी है। तो ये बन जाएगा रूढ़ि या लोकाचार, जो कहेंगे रूढ़ि या लोकाचार। फिर लोकाचार जब हो जाएगा तो उसमें कुछ निश्चित नियम और कानून, कार्यप्रणाली और एक निश्चित ढांचा, कुछ नियम खड़े कर दिए जाएंगे कि ये करना है तो उसको ऐसे ऐसे करके करना है। तो देखते हो आप शादी में सबको नहीं पता होता है कि आप क्या करना है, कहेंगे पहले द्वार चार करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर वो करो। ये अलग बात है कि उसका समय के साथ रूप बदलता रहता है, लेकिन कोई एक कार्यप्रणाली होती है उसके तहत करते हैं। तो उसमें कोई न कोई एक दो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बताते रहते हैं ऐसे करो, जो बन जाते हैं अम्मा सबके आगे, है ना, वो बताते रहते हैं, वैसे करते रहता है आदमी। तो वो जब निश्चित नियम या कार्यप्रणाली हो जाएगा, एक निश्चित ढांचा हो जाएगा, तो वो बन जाएगा एक संस्था। तो दोस्तों इस तरीके से डेवलप होती है संस्था। इसको आप बार बार पढ़िए तभी दिमाग में आ जाएगा और याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं को, ये पूछा गया था पीजीटी 2019 में। तो इसको कहा है मैकावर एवं पेज ने कि हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के। तो कैसे भाई, हाँ सही बात है, हम व्यक्ति हैं, सजीव हैं, मूर्त हैं। तो ऐसा स्वरूप किस में आता है, जो व्यक्तियों का समूह हो, मूर्त रूप हो, वो होता है समिति में, और जो संस्था होती है वो अमूर्त होती है। तो हम तो अमूर्त तो हैं नहीं, हम तो मूर्त रूप हैं। तो हम हमेशा समितियों के सदस्य होंगे ना कि संस्थाओं के। तो देखिए इसको समझाया, समिति मूर्त है, मनुष्य भी मूर्त है। स्पष्ट है कि समिति मनुष्यों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। हम मनुष्यों के समूह के ही सदस्य हो सकते हैं, नियमों एवं कार्य प्रणाली के व्यवस्था के नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देख लीजिए एक दो और डेफिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती है कि इसकी डेफिनेशन है। तो बोगार्ट्स के अनुसार समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना है। ये बोगार्ट्स की है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का आपस में मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। फिर मैकाइवर के अनुसार क्या है, समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। मतलब एक समुदाय में कई समितियां हो सकती हैं, समुदाय बड़ा होता है। जो समिति है कोई एक समुदाय नहीं है, समिति तो 5-6 लोगों की भी बनाई जा सकती है, तो वो समुदाय थोड़ा ना हो जाएगा। तो समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक
संगठन है। तो दोस्तों आई होप आपको समिति और संस्था मतलब एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा तो आप जब उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।